नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर इन 30 प्रश्नों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कितने स्कोर सही करते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपके आने वाले सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, रेट कोई से भी टाइड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए निश्चित उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आता है, एलपीजी के संबंध में या संदर्भ में क्या यहाँ पर सत्य नहीं है? ये एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीमान का है, या नीले ज्वाला से जलने वाला है, या मैथेन उत्सर्जित करने वाला है। तो यदि हम बात करते हैं एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है, तो इसके बारे में जो सत्य नहीं है उसे हमें पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तो जो विकल्प डी होगा यह मेथेन उत्सर्जित करने वाला है, तो ये यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि हमें जो सत्य नहीं है उसे देखना था। बाकी ए बी सी यहाँ पर तीनों ही इसके बारे में सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? तो यदि हम बात करते हैं पशु मल, खनिज तेल, जैव कचरा, मानव मल, तो देखिए बायोगैस संयंत्र जो होता है ना, उसके अंदर हम खनिज तेल का प्रयोग संयंत्र में नहीं करते हैं। बाकी अन्य तीनों पशु मल है, जैव कचरा है, मानव मल है, इन सभी का उपयोग बायोगैस संयंत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र जो था ये कहाँ पर स्थापित हुआ था? पिलानी, या फिर जयपुर, आगरा, या दिल्ली? यदि हम बात करें तो भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र जो था ये पिलानी, ऑप्शन जो ए होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम, पौधे, यूरेनियम? तो यदि हम बात करते हैं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत की, नवीकरणीय का मतलब होगा जिसे हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, तो वो होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो होगा पौधे। विकल्प सी इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन होगा यहाँ पर डीजल, लकड़ी, गैस, या फिर केरोसिन? तो यदि हम बात करें यहाँ पर हम जो ईंधन है तो डीजल भी आता है, लकड़ी भी, केरोसिन सभी है, परंतु हमें ये देखना है कि जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित ईंधन है वो कौन सा है। तो पर्यावरण सुरक्षित ईंधन के अंदर जो हमारा गैस होता है ये आएगा, क्योंकि इससे किसी प्रकार का धुआं जो होता है ये उत्पन्न नहीं होता है और वही हमारे लिए पर्यावरण के लिए अच्छा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? यूए, यूवीबी और यूवीसी, है ना? तो यूवी ए या यूवीबी, यूवीसी, तो यहाँ पर जो पराबैंगनी किरणों है इनके प्रकार बताए हैं यूवी ए, बी, सी के माध्यम से। तो यहाँ पर हम कहें कि जो अधिक हानिकारक होगा ना वो होगा इसमें यूवीसी। तो विकल्प सी इसके अंदर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, या फिर पश्चिम बंगाल? तो आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक मात्रा में जो जल प्रदूषण है वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो उस गैस को पहचानना जो ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित नहीं होती है। ग्रीन हाउस गैसें जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, जलवाष्प होती है, ये होती है, परंतु उसमें हीलियम जो होती है ग्रीन हाउस गैसों के अंदर सम्मिलित नहीं होती है। ऑप्शन सी ही बनेगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो यदि हम बात करें सबसे कम यहाँ पर पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन कौन सा होगा? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला? तो विकल्प सी जो होगा हाइड्रोजन, ये इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती है या होती है? उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, या विकल्प सी है यहाँ पर पश्चिमी घाट, पनेलगिरी, और डी है यहाँ पर उत्तरी घाट? तो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हिमालय है ऑप्शन बी, इसमें अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं जो होती है वो देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? विंध्या, सतपुड़ा, अरावली, या सह्याद्री? तो माउंट आबू जो होगा ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, अरावली पर्वतीय स्थल पर। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर होगा हमारा सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगले क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा जो है ये स्थित है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, या फिर भारत? तो नाथुला दर्रा जो है ये हमारे
भारत में ही स्थित है। ऑप्शन डी बन जाएगा इसके लिए यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? पश्चिमी घाट, सतपुड़ा की पहाड़ियां, अरावली या फिर पूर्वी घाट? तो यदि हम बात करें तो भारत के जो सबसे पुराने पहाड़ हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये सबसे पुराने पहाड़ों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी होगा इसमें सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकले हुए पिघले लावा के ठोसीकरण के से बनी चट्टान किसका उदाहरण होती है? आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट या फिर मैग्नेटाइट? तो ज्वालामुखी से निकले हुए पिघले लावा के ठोसीकरण से जो चट्टान बनती है वो बेसाल्ट चट्टान के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी होगा यहाँ उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो भारत के हिमालय में सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है माउंट केटू, है ना। तो माउंट केटू कभी कभी हमें ऐसा भी देखने को मिलता है, ये माउंट केटू जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो यहाँ पर विकल्प और भी देख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, माउंट धौलागिरी है, तो ये इसमें नहीं आते हैं। हमारा उत्तर पहला होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ? लैपिस, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या फिर जलप्रपात? तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है यू आकार की जो घाटी है इसका निर्माण, इस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा हुआ है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट जो है एक भाग है म्यांमार, भारत, तिब्बत या फिर नेपाल? तो माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है संसार की वो है नेपाल का भाग। ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार या फिर छोटा नागपुर का पठार या तिब्बत का पठार? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है यहाँ पर। तो सबसे ऊंचे पठार की बात करना है तो तिब्बत का जो पठार है ये इसमें सबसे ऊंचा पठार आता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे तिब्बत का जो पठार होगा इसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कार्य के रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी या मिट्टी कठोर होगी? तो हम शुष्क मिट्टी की यदि बात करते हैं तो शुष्क मिट्टी जो होती है निश्चित रूप से शुष्क है, सूखी है, तो उसमें जल तो अधिक होना होगा ही नहीं, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलेगा या मिट्टी में लवण की सांद्रता अधिक होगी, क्योंकि मिट्टी जो है वो ठोस रूप में है और शुष्क रूप में है तो उसमें जो लवणों की सांद्रता है वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से रबी की फसलें कौन सी है? रबी की फसल पहचानना है, धान, चना, गेहूं, मक्का, मक्का धान या फिर गेहूं चना? तो रबी की फसलें जो होती है वो उसके अंतर्गत आती हैं गेहूं और चना। ऑप्शन जो डी होगा यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बागवानी के लिए कौन सा उर्वरक उपयोगी होता है? यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट? तो बागवानी के लिए सबसे अच्छा होता है यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट। ऑप्शन डी होगा उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा उद्यान कृषि का अध्ययन किसमें किया जाता है? बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी या फिर एनाटॉमी? तो कृषि, उद्यान कृषि का अध्ययन करते हैं हम बी, ऑप्शन जो होगा हॉर्टिकल्चर के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष किन महीनों में की जाती है? तो देखिए, एक तो रबी की फसल पूछी जाती है, खरीफ की फसल। अब बोने का टाइम और जो कटाई का टाइम होता है दोनों ही तरीके से प्रश्न को पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है खरीफ की फसल की कटाई। तो खरीफ की फसल के अंदर जो सोयाबीन है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये सभी चीजें इसमें आती है। तो ये सितंबर से अक्टूबर माह के अंतर्गत इनकी कटाई जो होती है ये हो जाती है। तो ऑप्शन सी बन जाएगा इसमें उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉटों में से एक है? अरावली हिल्स, खासी हिल्स पहाड़ियां, हिमालय या फिर डी है इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर उत्तर, हिमालय। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर होती है या फिर डी है इनमें से कोई नहीं? एक 25 नंबर का क्वेश्चन हमारा था, ज्यादा मिसप्रिंट था तो उसे थोड़ा सा हमने अवॉइड कर दिया है, उसके बदले में आपको दूसरा क्वेश्चन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। चलिए, तो जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जैव विविधता जो होती है वो बढ़ती है। ऑप्शन ए बनेगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, यदि हम पर्यावरणीय अपघटन करेंगे तो फिर कौन सा खतरा उत्पन्न होगा वो हमें देखना है। तो यदि हम देखें तो पर्यावरण अपघटन के कारण से बाढ़ एवं सूखा वाली जो घटनाएं होती हैं ये इसमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि
बाकी भूस्खलन है, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं हैं, तो ये प्राकृतिक रूप से भी शामिल हो जाती है ये घटनाएं। तो यहाँ पर हम पर्यावरण अपघटन के कारण देख रहे हैं, तो यहाँ पर बी होगा, बाढ़ एवं सूखा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यावरणीय समस्या नहीं है, एक पर्यावरण समस्या नहीं है। जल का विनाश, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपरदन। तो जल का संरक्षण जो है ये किसी प्रकार का पर्यावरण समस्या नहीं है ना। तो जल का संरक्षण, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, या फिर सी है परीक्षा के माध्यम, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके हम यहाँ पर विद्यार्थियों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए ऐसे रणनीति कर सकते हैं। ऑप्शन बी बन जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, या फिर डी है सभी। तो देखिए पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी चीजें शामिल हो जाती है, तो ऑप्शन डी ही बन जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर, ये सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन जीवी कारक नहीं है। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, चट्टान। तो यहाँ पर जो चट्टान है ये जैविक कारक के अंतर्गत नहीं आता है, और पर्यावरण जो होता है वो हमारा जैविक और जैविक दोनों घटकों से मिलकर बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सांद्रण सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा नाइट्रोजन। इस गैस का सांद्रण हमारे पर्यावरण में सबसे ज्यादा होता है, 78% ये होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण किस और होगा। उत्पादक से अपघटक को, या फिर उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, या प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। और डी है यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता से। देखिए मेंढक खा रहा है टिड्डे को, तो निश्चित रूप से टिड्डा यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता है, मेंढक द्वितीय उपभोक्ता है, तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। विकल्प सी यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। रेगिस्तान, समुद्र, वन, या कृषि भूमि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रेगिस्तान समुद्र होगा, विकल्प बी, ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होगा यहाँ पर, विकल्प बी। दोस्तों यहाँ पर आज के हमने पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी है एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।